हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सवाल जो कि पूछे गए थे यूजीसी नेट जून 2023 कॉमर्स एग्जामिनेशन के अंदर। दोनों शिफ्ट के सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए फटाफट से इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, as the economy weakens, one would expect investment in dash funds to increase and investment in dash funds to decrease। तो अगर आपकी इकोनॉमी वीक हो रही है तो लोग कौन से फंड्स में पैसा डालना चाहेंगे? लोग उन फंड्स में पैसा डालना चाहेंगे जिसमें उनको लग रहा है हमारा पैसा सेफ रहेगा, इकोनॉमी डूबे तो पैसा ना डूबे। तो कौन से फंड सेफ होने वाले हैं और कौन से फंड्स के इन्वेस्टमेंट गिरने वाले हैं, ये आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, आपके जो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके अंदर आप जो है फंड्स को इंक्रीज करने वाले हैं। मनी मार्केट में जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें पैसा बढ़ेगा क्योंकि ये थोड़े से कंपैरेटिवली सेफर माने जाते हैं, लिक्विडिटी भी ज्यादा होती है यहाँ पर। और इक्विटी वाले जो फंड्स हैं, यानी कि जो कंपनी में पैसा लग रहा है, वो थोड़ा सा डिक्लाइन होगा क्योंकि अभी कंपनीज जो है हो सकता है वो भी कमजोर हो जाए इकोनॉमी वीक होने की वजह से। तो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पे बनेगा। आपको लॉजिकली सोच के इसका आंसर लगाना था और आपने लगा लिया होगा। चलिए, तो सवाल है जी, व्हाट आर द पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ मोबाइल बैंकिंग। आजकल हर कोई मोबाइल बैंकिंग करता है, हर कोई चाहता है मोबाइल से ही सारा काम हो जाए। और इसके पॉजिटिव बातें हमसे पूछी जा रही हैं। नेगेटिव एक्सपीरियंस इन यूरोपियन कंट्रीज, आ रही है तो पहला स्टेटमेंट ही नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव तो नहीं है। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वायरलेसली सारा काम हो जाता है, कोई तारों का झंझट तो नहीं है, पॉजिटिव हो सकता है। एडवांस्ड पेनिट्रेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क, तो पेनिट्रेशन मोबाइल नेटवर्क की बढ़ रही है, तो अच्छी बात है, पॉजिटिव साइड ले सकते हैं। लेस सिक्योरिटी, ये तो नेगेटिव हो गया। फास्टर डाटा प्रोसेसिंग, ये पॉजिटिव हो गया। तो बी, सी और ई हैं और तीन ही चूज करने हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आसानी से यहां पे लगा सकते हैं। चलिए, तो सवाल है जी यहां पर, अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट्स एनेक्टमेंट। तो अभी ऐसे सवाल भी पेपर में आने लगे हैं। ये सेबी की जो रेगुलेशंस है अलग अलग, वो आपको याद करके जानी पड़ेंगी, कौन सी रेगुलेशन कौन से साल में आई हुई है। तो अगर मैं आपको बताऊं, म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस ये 1996 की हैं। क्रेडिट रेटिंग को लेकर जो रेगुलेशंस है वो 1999 की हैं। इंटरमीडियरी वाली 2008 की हैं। और इसके अलावा हमारे पास स्वेट इक्विटी वाली 2002 की हैं। तो ए सबसे पहले आएगा जी, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बी आएगा, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनेगा? ए बी तो मेरे पास 3 और 4 में लग रहा है मेरे को। उसके साथ में यहाँ पे ई डी और सी आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 में, जो कि करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं 2008 वाला आपका सबसे लास्ट में आने वाला है, तो यही करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशन और क्रेडिट रेटिंग रेगुलेशंस, ये दोनों इकट्ठी दे दी इन्होंने यहाँ पर। मुझे लगता है इनमें से एक रेगुलेशन ना शायद आरबीआई की भी हो सकती है, तो आप चेक करना इसे एक बार। फिलहाल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 है। एक आधे का अगर आपको नहीं भी पता तो उससे भी बात बनी जाएगी, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ये पता लग जाता है कौन सा सबसे आखिरी है और कौन सा सबसे पहले, उससे भी आंसर आसानी से मार्क हो सकता है, तो ये फायदा भी होता है ऐसे वाले सवालों का। चलिए, तो सवाल है जी, विच आर द करेक्ट रेगुलेटरी प्रोविजंस फॉर फॉरेन बैंक ऑपरेशंस इन इंडिया। तो फॉरेन जो बैंक हैं, इंडिया में अपना जो काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उनको लेकर कौन सी चीजें, कौन सी बातें यहाँ पे सही हैं। दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंड हैव देयर हेड ऑफिस इन फॉरेन कंट्री। ये तो बिल्कुल ही उल्टा लिख दिया, अरे ये बाहर इनकॉर्पोरेट होंगे और इंडिया के अंदर अपना कोई ब्रांच ब्रांच खोलेंगे। पहली वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। फॉरेन बैंक सिंस 2002 हैव बीन अलाउड टू सेट अप देयर सब्सिडरीज इन इंडिया, बिल्कुल हमने उनको अलाउ कर दिया, आप सेटअप करो। फॉरेन बैंक्स आर अलाउड टू ऑपरेट इन इंडिया इवन इफ दे आर नॉट फाइनेंशियली साउंड। बताओ, ऐसे फॉरेन बैंक्स को इंडिया में एंट्री देंगे क्या जिनके हाल जो है अच्छे नहीं है, जिनके हाल बेहाल हैं, जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, उनको इंडिया में आने देंगे? बिल्कुल नहीं आने देंगे। हम कहेंगे बाहर से आ रहे हो तो कम से कम कोई अच्छा बैंक तो आए, ऐसा थोड़ी कि बाहर के बेकार बैंक इंडिया में आ जाएं, ऐसा थोड़ी अलाउ करेंगे, तो इसे काट देते हैं। दे हैव टू ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग रेगुलेशन इन इंडिया। हाँ, तो हमारे देश में आए हो तो हमारे देश के कानून तो मानने पड़ेंगे। आरबीआई अप्रूव्ड दैट फॉरेन बैंक्स व्हिच आर प्रेजेंट इन इंडिया कुड ओपन देयर ब्रांचेस। हाँ, तो फॉरेन बैंक्स यहाँ पे अपनी ब्रांचेस वगैरह खोल सकते हैं। तो बी, डी और ई जो है ना, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएंगे। चलिए, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज ऑफ बैलेंस शीट, ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। तो ऑफ वर्ड पे ध्यान देना यहाँ पर। तो ऑफ बैलेंस शीट का क्या मतलब हुआ? देखो, आप बैलेंस शीट बनाते हो, उसमें आपकी एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह आती है ना,
तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी बैलेंस शीट में नहीं आती, बैलेंस शीट के नीचे आप उन्हें नोट्स की फॉर्म में दिखाते हो। अगर आपको याद हो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी स्कूल में मैडम पढ़ाती होगी कि भैया बैलेंस शीट के नीचे आते हैं, फुटनोट में दिखाते हैं। तो ऐसी ही कुछ चीजें होने वाली हैं यहाँ पे जो आपकी बैलेंस शीट में तो नहीं दिखेंगी एसेट लायबिलिटी में, बट ये ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज होंगी। अगर बैंक किसी को पैसा लेंड करेगा, ये लेंडिंग होगा, तो ये बैलेंस शीट में आएगा, बिल्कुल आएगा, ये तो बैंक का एसेट होगा, तो ये तो ऑफ बैलेंस शीट नहीं हो सकता। बोरिंग फ्रॉम आरबीआई, अगर एक बैंक आरबीआई से पैसा बोरो कर रहा है तो ये भी बोरिंग में लायबिलिटी साइड पे शो करेगा। परचेसिंग अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, अब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने परचेज किया, तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर आप परचेज कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर अगर आपने एंट्री मारी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, तो फ्यूचर में जाकर इसका जो है लेन देन होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग पे ऑफ वगैरह होने वाले हैं। तो अभी तो ये आपकी बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, बट ये ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटी आप इसे बोल सकते हैं। ऐसी लेटर ऑफ क्रेडिट आपने अभी इशू कर दिया, तो अभी इस पे आपकी लायबिलिटी अभी अराइज नहीं हुई है, अगर इस पर डिफॉल्ट होता है तो बैंक की लायबिलिटी अराइज होगी, तो कॉन्टिंजेंट है ये, तो ये भी ऑफ बैलेंस शीट होगा, नीचे अलग से आएगा। एंगेजिंग इन स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर आप ऐसा कोई स्वैप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी और पार्टी के साथ, तो अगेन ये भी आपका बैलेंस शीट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसे ऑफ बैलेंस शीट एक्सरसाइज ही यहाँ पे बोला जाएगा। और प्यारे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको तीन ही चूज करना है, और ऊपर वाले दो तो हमने शुरू में ही काट दिए थे, तो सी डी ई आने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, इन द कैटेगरी एफ विच कंपनीज आर क्लासिफाइड बाय सेबी। अब ये सेबी की कुछ क्लासिफिकेशन को लेकर सवाल है। मैंने तो इसको सर्च किया, मुझे कुछ इस पे खास मिल नहीं पाया कि कैटेगरीज हैं तो अलग अलग कैटेगरी कौन सी हैं। मेरे को ये जरूर मिल गया था कि जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो उसकी कैटेगरीज ए है, बी1 है, बी2 है, एक जेड करके कैटेगरी भी है, उसमें आपकी ई और एफ कैटेगरीज भी आ रही हैं, बट वो सेबी की नहीं है, वो स्टॉक एक्सचेंज वाली थी। अब ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि सेबी वाली क्लासिफिकेशन की जो बात कर रहे हैं, कौन सी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अगर आपको इस बारे में कुछ आइडिया लग रहा है तो आप मेरे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का मैं आपको कोई आंसर दे नहीं रहा हूं, ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 इन्होंने दिया है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है मैच द फॉलोइंग का, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको यहाँ पे दे रखी हैं। लिस्ट 1 में कुछ कमिटीज हैं और लिस्ट 2 में उनके पर्पस हैं, बैंकिंग से जुड़ी हुई कमिटीज हैं। और इसके अंदर आपकी जो बेजल कमेटी है, इट इज बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, तो इसे तो आप 3 से मैच कर लेंगे, और इसके बेसिस पे शायद आप 1 और 4 को एलिमिनेट भी कर दें। 2 और 3 में से आपको चूज करना पड़ेगा। बट इसमें गड़बड़ ये है कि अगर आप सेकंड ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें बी और सी दोनों को सेकंड से मैच किया हुआ है, दोनों को सेकंड से मैच किया हुआ, ये गड़बड़ कर दी इन्होंने सेकंड ऑप्शन बनाने में, और ये सेकंड ऑप्शन गलत बना दी, इसीलिए इन्होंने जो आंसर है ना इसका विड्रॉ कर लिया था। प्रोविजनल की में तो आंसर दिया था, आई थिंक सेकंड दिया था, बट बाद में इन्होंने विड्रॉ कर लिया क्योंकि ऑप्शन ही गलत फ्रेम्ड है, और इसीलिए क्वेश्चन विड्रॉ हो गया। बट वैसे आपको इन कमिटीज के बारे में पता होना चाहिए, तो काफी इंपॉर्टेंट वाली पॉपुलर वाली कमिटीज हैं। सवाल है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडरी इज नॉट ओन्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सवाल हर बार पेपर में आ रहा है, रेपिटेशन हो रही है इस सवाल की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी। और ये सवाल का जो मजे की बात ये है, इसका आंसर कभी ना सही नहीं देते वो, मतलब आंसर में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला रहता ही है। तो जैसे अगर हम अभी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना नेशनल हाउसिंग बैंक का और नाबार्ड का स्टेक सरकार को बेच दिया है, बट एग्जामिनर को भी ये जानकारी नहीं है, और पिछले कुछ अटेम्प्ट से उसे जानकारी लगी नहीं रही है इस चीज की। बस वो यही सवाल बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, कई बार तो आंसर विड्रॉ कर लेते हैं, कई बार नहीं भी करते। तो एनएचबी और नाबार्ड अभी एग्जामिनर की जो नजरें हैं उसमें आरबीआई की सब्सिडरी में ही चल रही हैं। फिलहाल फ्यूचर में तो ये डाउट रिजॉल्व हो जाना चाहिए, एग्जामिनर की किताबें भी अपडेट हो जानी चाहिए। बट देखो भी यहाँ पे नेशनल हाउसिंग बैंक है, नाबार्ड है, आईडीएफसी है और डीआईसीजीसी है। डीआईसीजीसी तो है जी आरबीआई की सब्सिडरी, नाबार्ड और एनएचबी भी पहले रही हुई है, और आईडीएफसी आरबीआई की सब्सिडरी नहीं रही है, और इसीलिए करेक्ट आंसर इन्होंने ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे दे दिया है। थोड़ी सी एम्बिग्यूटी जरूर है, बट अभी इसे आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। Brewing financial stress, endangering economic stability in developed economies is the immediate consequence of which of the following। तो कह रहे हैं कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है ना, उसमें फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ रहा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को खतरा है। किस वजह से ये चीजें हो रही हैं, किसका कॉन्सिक्वेंस है ये चीज कि वो फाइनेंशियली स्ट्रेस हो रहे हैं। फिस्कल इनडिसिप्लिन, देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें फिस्कल इनडिसिप्लिन ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे आपकी जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा कंट्रोल में रखती है चीजों को। फिस्कल इनडिसिप्लिन की इतनी चीजें जनरली केसेस नहीं आते हैं, बट हाँ कई बार केस आ भी सकता है। राइजिंग प्राइस लेवल, अगेन प्राइसेस भी जनरली वहां पे कंट्रोल में ही रहते हैं, खतरनाक वाला हाइपर इन्फ्लेशन तो देखने को नहीं मिलता। ओवर लीवरेज भी यहाँ पे पिक्चर में नहीं आएगा,
इसके बाद इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट का ऑप्शन उन्होंने दे रखा है। तो अगर आपके इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ते हैं, देखो लोगों ने सामान खरीदे होते हैं ईएमआई वगैरह पे, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो सभी लोगों को दिक्कत होगी और आपकी इकोनॉमी जो है उसको भी दिक्कत हो सकती है। तो सवाल में थोड़े थोड़े ऑप्शंस क्लोज लग रहे हैं। ऑफिशियल आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर 4 का दिया है और आई थिंक ये सबसे अप्रोप्रिएट भी बन रहा है। बट ऐसे क्वेश्चंस के लिए यू कैन नेवर बी 100% श्योर, जो एग्जामिनर का आंसर है उसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। चलिए, तो यहां पे सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद एंडाउमेंट पॉलिसी। तो इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने देखी होंगी तो उसमें एक एंडाउमेंट पॉलिसी भी होती है। तो एंडाउमेंट पॉलिसी के अंदर आपका जो अमाउंट होता है एक सेट हो जाता है, प्री डिसाइडेड हो जाता है कि आपकी जो पॉलिसी जब एक्सपायर होगी, उसका खत्म होगा टर्म वगैरह, तो आपको एक अशोर्ड सम यहाँ पे मिल जाएगा। एट द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी द इंश्योर्ड रिसीव्स द सम ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आपको आपका इंश्योरेंस पॉलिसी का जो सम है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप जो प्रीमियम दे रहे हैं वो यहाँ पे सारा डूब जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका जो प्रीमियम है वो आपको वापस मिलेगा, मतलब कुछ जो अमाउंट आपने प्री डिसाइड किया हुआ है वो आपको यहाँ पे वापस मिल जाएगा। तो ये एंडाउमेंट पॉलिसी का हमारा फीचर रहता है। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है द को एग्जिस्टेंस एंड कॉपरेशन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, एक तो ना स्पेलिंग मिस्टेक इस बार काफी थे पेपर में, इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर इज कॉमनली रेफर टू एज। तो फॉर्मल वाला भी है और आपका इनफॉर्मल वाला भी है, जैसे इंडिया वाले केस में दोनों सेक्टर देखने को मिल जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, फाइनेंशियल डुअलिज्म, वेल रेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम, कैटरिंग द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी। तो प्यारे दोस्तों, इन्होंने ना ऑप्शंस घटिया बना दिए। अगर ऑप्शंस बढ़िया बनाते तो पक्का स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते। बट आप इसमें से देख सकते हैं कि एक ही टर्म है, एक ही आपको कुछ टर्मिनोलॉजी लग रही है, वो है फाइनेंशियल डुअलिज्म। और साथ में दो चीजों की बात हो रही है, फॉर्मल इनफॉर्मल की, तो डुअलिज्म वर्ड यहाँ पे आपका फिट भी बैठ जाता है। तो फाइनेंशियल डुअलिज्म जो है, आई थिंक आपने आंसर लगा लिया होगा सोच विचार के, या फिर थोड़ा सा ट्रिक्स ही लगा के आपने आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही लगाया होगा सबने। तो कई सवाल ऐसे पेपर में आएंगे जो वहीं सोच के आप ट्रिक से कर सकते हैं। तो सारी चीजें आप घर से रट के नहीं जा सकते, क्वेश्चन पढ़ेंगे, कई बार ऑप्शंस को देख के भी आपको पता लग जाएगा कि यही आंसर होना चाहिए। बाकी ऑप्शंस तो जबरदस्ती बनाए हुए लग रहे हैं, बाकी ऑप्शंस यहाँ पे आपके सेट नहीं बैठ रहे हैं। In the context of banking sector, spread is defined as a function of the following. अब देखो ये ना चीज स्प्रेड की बात नहीं हो रही है, बैंकिंग सेक्टर के स्प्रेड की बात हो रही है। तो जब भी हम किसी बैंक के स्प्रेड की बात करते हैं ना, तो स्प्रेड का मतलब है किसी चीज का डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो बैंक के केस में क्या होता है, बैंक का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो आप जानते हैं क्या है, इंटरेस्ट है। अब बैंक इंटरेस्ट क्या करता है, अर्न करता है या पे करता है, दोनों करता है। बैंक जो लोन देता है उस पर इंटरेस्ट मिलता है, और जो डिपॉजिट्स बैंक लेता है उस पर इंटरेस्ट पे भी करता है। तो बैंक ने जो इंटरेस्ट अर्न किया और जो इंटरेस्ट पे किया, उसका जो डिफरेंस है उसे स्प्रेड या फिर नेट इंटरेस्ट इनकम के नाम से यहां पे पुकारा जाता है। और इसे बेहतर एनालाइज करने के लिए, अलग अलग बैंक्स का कंपैरिजन करने के लिए, हम इस नेट इंटरेस्ट इनकम को बैंक के एसेट से डिवाइड करते हैं, और उसके बेसिस पे हम इस रेशो को बाकी बैंक्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि किसका इंटरेस्ट इनकम ज्यादा है एसेट्स के मुकाबले और किसका कम है। और हमें पता लग जाएगा कौन सा बैंक फाइनेंशियली बेहतर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप नेट इंटरेस्ट इनकम को कंसीडर कर सकते हो और उसके एसेट से कंपेयर कर सकते हो। और आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा उसमें फॉरेक्स नहीं आएगा, लीवरेज भी नहीं आएगा, नेट इंटरेस्ट इनकम आएगा और आपके एसेट्स आएंगे। इन दोनों का रेशो हो सकता है ये, ठीक है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बी और डी इंक्लूड होगा, यानी कि ऑप्शन 3 वुड बी दी करेक्ट आंसर। सवाल है विच इज द लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द रीजनल रूरल बैंक्स। हमारे जो आरआरबीज हैं उनको गवर्न करने वाला जो फ्रेमवर्क है उसके ऊपर यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो आरआरबी एक्ट है वो आया था 1976 में, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इससे आपका ए ठीक हो जाएगा और बी तो कट ही जाएगा। सिडबी आरआरबी के लिए अप्लाई नहीं होगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होगा जी अप्लाई, आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं होगा। तो दो ही बच रहे हैं, ए और डी। और करेक्ट आंसर आसानी से ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे तो बन ही रहा है। अगला सवाल तो बहुत ही आसान सवाल है, म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय। अरे म्यूचुअल फंड्स को कौन रेगुलेट करता है सर, बच्चों वाला सवाल है, बड़ा बड़ा सेबी लिख देते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर बनेगा। सेबी ही म्यूचुअल फंड की रेगुलेशंस भी लेकर आया है। और अभी आपको ये भी याद करना है कौन से साल में म्यूचुअल फंड की रेगुलेशंस आई थी। चलिए, तो सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई।
तो आरबीआई की सब्सिडरीज काफी इंपॉर्टेंट हो चुकी है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। ऑलमोस्ट हर बार सवाल देखने को मिल रहा है इन पे। और इनमें से जो आरबीआई की सब्सिडरी है वो केवल इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज है, IFTAS। इट इज द ओनली सब्सिडरी ऑफ आरबीआई आउट ऑफ दीज ऑप्शंस व्हिच आर गिवन। तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। बाकी सारी सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई जो है उनकी जानकारी आपको अलग से लेनी है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट सीक्वेंस द स्टेप्स टेकन टू डेवलप द मनी मार्केट इन इंडिया। तो हमारी इंडिया की मनी मार्केट को डेवलप करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए थे उनको आपको करेक्ट सीक्वेंस में यहाँ पे अरेंज करना है। और मुझे लगता है शायद किसी स्टूडेंट को ही मालूम होंगे ये सारी चीजें कब कब आई। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे कुछ अंदाजे से ही आंसर लगाएंगे, हो सकता है उनको एक दो चीजें मालूम हो और उससे कुछ गेस वर्क यहाँ पे करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि कमर्शियल पेपर जो है और आरटीजीएस जो है इसकी जानकारी शायद स्टूडेंट्स को हो सकती है, बाकियों की जानकारी थोड़ा सा मुश्किल है। और इसके बेसिस पे हो सकता है शायद वो कुछ तिकड़मबाजी लगाने की कोशिश करें, बट ज्यादा तिकड़मबाजी तो बनेगी नहीं क्योंकि आरटीजीएस हर एक में लास्ट में ही आ रहा है। आरटीजीएस हर एक में लास्ट में आ रहा है और कमर्शियल पेपर सब में इससे पहले ही आ रहा है। तो इसके अलावा भी कुछ चीजें मालूम होंगी तभी बात यहाँ पे बनेगी। तो इनके जो ईयर्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप्स 1999 2000 का समय, कमर्शियल पेपर 1990, वेज एंड मींस एडवांसेस 1997, लिक्विडिटी डिस्काउंट फैसिलिटी 1999 2000 और आरटीजीएस 2004। इसके बेसिस पे अगर आप सीक्वेंस बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। तो ऐसे फैक्चुअल सवाल एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं। मैं मानता हूं कि सारे फैक्ट्स तो याद नहीं हो सकते हैं, बट अगर इसमें से आपको दो तीन चीजें मालूम है तो आप एक एडुकेटेड गेस लगाकर आ सकते हैं पेपर में। और ऐसे सवालों में ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। तो बहुत सारी चीजें नहीं याद होंगी बट कुछ कुछ याद होंगी, उसी से आपको एक एडुकेटेड गेस जो है पेपर में लगाना है। चलिए, तो अगला सवाल है, सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेप्स इन द ऑपरेशनल फंक्शनिंग ऑफ द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एज पर सरफेसी एक्ट 2002। तो प्यारे दोस्तों, जो हमारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं तो उनका जो काम है, उनके जो ऑपरेशंस हैं, उनको लेकर जो स्टेप्स होते हैं उनकी सीक्वेंस के ऊपर यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको ABCD चार यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। चार्ज अ 2% मैनेजमेंट फी, इशू सिक्योरिटी रिसीट्स टू बैंक, मेक पेमेंट टू बैंक, बायज लोन ऑफ बैंक एट अ डिस्काउंट, कैरी आउट दी रिकवरी। अब देखो यहाँ पे आपका जो बैंक है वो अपना जो लोन है वो इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचने वाला है, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम तो क्या होगा कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैंक से लोन खरीद लेगी। और क्या इसको पैसे दे देगी? नहीं, पैसे नहीं देगी, वो इसको सिक्योरिटी रिसीट्स थमा देगी। और ये जो लोन इसने लिया है उसकी रिकवरी करने आगे जाएगी रिकवरी करने के लिए, पैसे इकट्ठा करने के लिए जाएगी। और एंड में जब वो रिकवरी कर लेगी, इसके पास पैसे आ जाएंगे, वो पैसे ये बैंक को जाकर फाइनली कर देगी और उसमें से अपना जो कमीशन है, मैनेजमेंट फीस है, वो यहाँ पे कट कर लेगी। तो सबसे पहली चीज है कि ये बाय करेगी लोन को डिस्काउंट पे और बैंक को इशू करेगी सिक्योरिटी रिसीट्स। उसके बाद ये रिकवरी कैरी आउट करेगी और रिकवरी कैरी आउट करने के बाद अपना जो मैनेजमेंट फी है काट कर बैंक को बाकी पेमेंट कर देगी। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो प्यारे दोस्तों बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है और ये वाला सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है। आई थिंक इतनी सारी कमिटीज हैं, इतनी सा लंबी लिस्ट हो जाती है इन कमिटीज की, तो सारी कमिटीज याद करना सबके लिए मुश्किल है। बट एग्जामिनर कुछ सवाल ऐसे बनाता ही है जिनको सॉल्व करना काफी चैलेंजिंग हो जाता है और ये सवाल उनमें से एक है। तो स्टडी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये है आपकी शेरे कमेटी। वर्किंग ग्रुप ऑन एनबीएफसी, ये आपका है मालेगाम कमेटी। ऑल्टरनेट मेथड्स ऑफ लेंडिंग की बात करें तो ये आपकी यहाँ पे है राशिद जलानी कमेटी। और एक्सपर्ट ग्रुप ऑन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बचता है आपका सोदुआनी कमेटी। और करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का है। और ये फैक्ट्स हैं, जिसको याद है वो कर सकता है, जिसको नहीं याद वो नहीं कर सकता। मेरे को पर्सनली फैक्ट्स याद करने काफी मुश्किल लगते हैं। आपको क्या लगता है? आप भी हमारे साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच कमेटी हैड रिकमेंडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर रिफॉर्म इन द इंश्योरेंस सेक्टर। ये सवाल बहुत बढ़िया है, ये सवाल तो आसान है क्योंकि अगर आपने इरडा के बारे में, इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मल्होत्रा कमेटी जो है ना उसकी रिकमेंडेशंस आई थी इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर और उसके बाद ही कहीं ना कहीं इरडा की स्थापना भी हुई थी। तो मल्होत्रा कमेटी काफी पॉपुलर है इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर और इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ही बनने वाला है।
चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच आर द आरबीआई नोटिफाइड डोमेस्टिक अक्रेडिटेड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ऊपर ये सवाल है। और ब्रिक वर्क रेटिंग, ये है आपका एक्यूट रेटिंग। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है। क्रिसिल, स्टैंडर्ड एंड पुअर और मूडी तो डोमेस्टिक है ही नहीं। डी और ई को तो पहले ही काट दो। तो डी वाला और ई वाला तो पहले ही काट देते हैं, ठीक है। क्रिसिल तो सबको पता है, क्रिसिल तो आएगा ही आएगा। तो आई थिंक 1 और 3 में कंफ्यूजन होगा। और प्यारे दोस्तों, जो ब्रिक वर्क्स रेटिंग है ना, उसका आरबीआई ने ना कुछ लाइसेंस वगैरह जो है ना रद्द किया है कुछ कारणों की वजह से। ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आया था। हो सकता है बाद में ये चालू भी कर दें, बट अभी इस एग्जामिनेशन के टाइम पे तो ब्रिकवर्क्स वाला जो है ना, उसका आरबीआई ने ड्रॉप कर दिया नाम एक्रेडिटेड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की लिस्ट से। तो एक्यूट और क्रिसिल ये दोनों आ जाएंगे। और इसीलिए आपका करेक्ट आंसर वुड इंक्लूड बीएनसी। ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन। यूजीसी नेट कॉमर्स जून 2023 के पेपर्स के ऊपर डिस्कशन आपके साथ चल रहा है। आई होप आप इस डिस्कशन को एंजॉय कर रहे हैं। आप सीख रहे हैं कि कैसे सवालों को अप्रोच करना है, अटेम्प्ट करना है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, ये चीज आपके अगले एग्जामिनेशन के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। आज के लिए सेशन में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।